वेलकम बैक टू ICCA। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है सारी की सारी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या हैं और इनके सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से कैसे लिए जाते होते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर 3, 4, 5 क्लास की साइंस की बेसिक्स, 6, 7, 8 की साइंस की और 9 क्लास का तो फर्स्ट चैप्टर है ये वाला केमिस्ट्री का। उसमें चीज़ें सारी डिस्क्राइब की गई हैं कि एलिमेंट क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं और एटम क्या होता है। इसके साथ साथ ये 10th क्लास में जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़े हैं 9, 10 क्लास में खासतौर पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 9, 10 के लिए 10th क्लास में जो है एटम, एलिमेंट, सिंबल्स नहीं पढ़ाए जाते, ये सिर्फ 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। और जिसके 9th क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं उसके लिए केमिस्ट्री आगे आसान है। जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको आगे 10th क्लास की केमिस्ट्री समझ नहीं आती। तो आप कह सकते हैं कि ये 9, 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है केमिस्ट्री की बेसिक्स का। तो टाइम जाए कि ये बिना चलते हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट किसे कहते हैं। सो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम। जब एक ही किस्म के एटम्स साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो वो एक एलिमेंट होता है। इसको मज़ीद अगर हम डिफाइन करें, इसको एक्सप्लेन करें तो उसमें हम लोग क्या बात लेके आएंगे कि अभी तक जो साइंसदानों ने रिसर्च करके डिस्कवर कर लिया है वो तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो गए हुए हैं। एलिमेंट्स मतलब आप ये कह सकते हैं, आप लोग जिस तरह बात करते हैं, आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं कि हम ज़िंदा रहने के लिए सांस लेते हैं और ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, आर्गोन एलिमेंट है, क्रिप्टोन एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सबके सब सेम होंगे। सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे सबके सब सेम होंगे। टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। ये सारे एलिमेंट्स के नेम हैं और ये सारे एलिमेंट्स ही आपके आगे जो हैं याद होंगे तो आगे 9 की केमिस्ट्री समझ आएगी। और नहीं याद होंगे तो इतना मुश्किल हो जाएगा कि सिर्फ रट्टे लगाने रह जाएगा और कुछ नहीं कर सकेंगे आप। इसलिए एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट, एटम्स का कॉन्सेप्ट, सिंबल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करना है आपने, ताकि आपको याद रहे कि ये एलिमेंट्स क्या चीज़ के हैं। एलिमेंट से आगे हम लोग आते हैं, सबसे अहम चीज़ आगे आ जाती है हमारी सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स आर बेसिकली लेटर विच आर यूज टू एक्सप्रेस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो लेटर यूज होते हैं उनको सिंबल्स कहते होते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ में यूज़ किया हुआ इज इक्वल टू का सिंबल, जैसे आप लोगों ने मैथ में यूज़ किया हुआ सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का सिंबल होता है, ऐड करने के लिए एडिशन का सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, क्रॉस बना होता है, डिवीजन के लिए डिवाइड का सिंबल है। इससे केमिस्ट्री के अंदर साइंस की ब्रांच है बेसिकली केमिस्ट्री। बेसिकली तो आप 8 क्लास तक साइंस पढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर स्प्लिट हो जाते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। आप कंप्यूटर पढ़ें, आप बायो पढ़ें, 9, 10 क्लास के अंदर आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बेसिक लेवल पे लाजमी पढ़नी पड़ेगी। तो इसके अंदर एलिमेंट्स की मैंने बात की, एलिमेंट्स कहते हैं सिंबल्स। सिंबल्स होते हैं बेसिकली ये वो लेटर्स होते हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने अगर पूरा लिखना है क्रिप्टोन, KRYPTON, इट्स अ वेरी लेंथी वर्ड, तो यहाँ पे सिंपल फार्मूले में KR लिखा जाएगा, क्रिप्टोन पूरा नहीं लिखा जाएगा। मैंने हाइड्रोजन लिखना है तो मैं पूरा हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ वहाँ पे H लिख दूंगा। तो ये इनके सिंबल्स हैं। अब ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं? ये ज़्यादातर या तो इंग्लिश साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दिए हुए हैं, या ग्रीक ज़बान से या लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं। ग्रीक, यूनानी और लैटिन, लातीनी ज़बान से ये निकले हुए हैं। क्योंकि साइंटिस्ट का ज़्यादा जो बैकग्राउंड है वो हमें या तो इंग्लिश में मिलता है, उससे पहले ग्रीक और लैटिन साइंटिस्ट हमें मिलते हैं जिन्होंने ये एलिमेंट डिस्कवर करते रहे और उन्होंने उनके सिंबल डिसाइड किए कि इनके ये सिंबल है, जो कि आज तक यूज़ होते जा रहे हैं और आगे यही यूज़ होते रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन है, इसका सिंबल कैपिटल H है। अगर कैपिटल H और E लगा देंगे वो हीलियम बन जाएगा। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि पोटाशियम, कहने को तो पोटाशियम P से बन रहा है लेकिन उसका सिंबल होता है कैपिटल K। ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब है कि ये उसे ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिया गया हुआ है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं लिया गया हुआ। तो सिंबल्स के बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट के एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबल्स कुछ लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंग्लिश में नेम है हाइड्रोजन, इसको सिंपल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप साइंस की कोई बुक पढ़ेंगे उसमें कैपिटल H यूज़ होगा तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, क्योंकि कैपिटल H हाइड्रोजन का सिंबल है।
आगे आता है आयरन। अब आयरन का सिंबल तो आई होना चाहिए, लेकिन आई सिंबल है आयोडीन का। तो आयरन का सिंबल लिया गया हुआ है इसके लैटिन नेम से फेरम से। फेरम के पहले वर्ड्स आ रहे हैं दो एफ ई अल्फ़ाबेट्स, उसको यूज करते हुए फेरम का सिंबल एफ ई लिया गया हुआ है। यानी कि बुक्स पढ़ते हुए आप जहां भी एफ ई पढ़ेंगे फेरम, इसका मतलब है कि आप आयरन की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक अहम बात और आ जाती है, चले पहले इसको क्लियर करते हैं। गोल्ड है, गोल्ड का तो सिंबल होना चाहिए कैपिटल जी, जैसे हाइड्रोजन का एच आया हुआ है, लेकिन गोल्ड का सिंबल लिया गया हुआ है ए यू, क्योंकि वो इसके लैटिन वर्ड ऑरम से निकला हुआ है। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का सिंबल तो होना चाहिए एस, लेकिन एस तो किसी और का सिंबल है, सल्फर का सिंबल है। सोडियम का सिंबल लिया गया हुआ है इसके लैटिन नेम नेट्रियम से, जिसको कैपिटल एन और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ये चीज़ गौर से देखनी है। देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है तो एक सिंगल अल्फ़ाबेट है एच, कैपिटल आया हुआ है। जहाँ पे दो दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, कैपिटल एफ और छोटा ई आ रहा है, वहाँ पे जहाँ पे भी किसी भी एलिमेंट के दो सिंबल यूज़ किए जाएंगे, उसमें पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा ए, दूसरा स्मॉल होगा यू। पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा एन, दूसरा होगा स्मॉल ए। तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा ये डिटेल से बताता हूँ कि सिंबल्स के दो फॉर्म्स हैं। एक अल्फ़ाबेट वाला सिंबल होता है और एक दो अल्फ़ाबेट्स वाला सिंबल होता है। जो एक अल्फ़ाबेट सिंबल होता है वो तो लिखा ही कैपिटल लेटर्स में जाता है। जो दो अल्फ़ाबेट्स वाला सिंबल होता है वो उसका पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल लिखा जाता है। और सिंबल्स कहाँ से आते हैं? या तो उनके इंग्लिश नेम से, या तो उनके ग्रीक नेम से, या तो उनके लैटिन नेम से। तो ये सिंबल से एग्जाम्पल कुछ आ गई है। आगे मजीद से समझाने के लिए मैं आपको कुछ दो फार्मूलाज दिखाता हूँ। अब ये देखिए, सिंबल डिटेक्शन करते हैं कि सिंबल डिटेक्ट कैसे करते हैं। अब लिखा हुआ आ रहा है NaCl, ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं 5th क्लास में ये फार्मूला NaCl। Na ये बेसिकली सोडियम का नाम है, सोडियम का सिंबल है, लेकिन Na क्यों लिया गया है? सोडियम का तो पहला अल्फ़ाबेट्स S और O आ रहे हैं, तो यहाँ पे Na क्यों लिया गया है? क्योंकि N स्टैंड फॉर नेट्रियम, जो कि इसके लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, लातीनी ज़बान से निकला हुआ है। लातीनी ज़बान में सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे Na लिया गया हुआ है, जिसमें पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आया हुआ है और दूसरा अल्फ़ाबेट स्मॉल आया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, कैपिटल N एंड स्मॉल a, कैपिटल N स्मॉल a, इट स्टैंड्स फॉर सोडियम। अब दूसरा आ रहा है C, कैपिटल C और L छोटा आ रहा है, तो ये आ गया क्लोरीन का सिंबल आ गया। अब क्लोरीन जो है वो इसके इंग्लिश नेम से लिया गया हुआ सिंपल। जब दो अल्फ़ाबेट वाला सिंबल लिखा जाता होता है तो उसमें पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। जो तो एक लिखा जा रहा है जिसका सिंबल एक ही आया हुआ है, जैसे नीचे मैंने H2O, जो कि आपके पानी का फार्मूला, ये भी आपको 3-4 क्लास से पढ़ा दिया जाता है। 5 क्लास में तो इसका मजीद डिस्कशन है। तो H2O 9-10 क्लास स्पेशली इस चीज़ को गौर से समझें कि अब ये 2 लिखा हुआ आया हुआ है और ये O जो है ये कैपिटल में आ रहा है, H कैपिटल में आ रहा है। यहाँ पे A स्मॉल है, यहाँ पे L स्मॉल आया हुआ है, यहाँ पे H भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, इसका मतलब है, और O जो है ये लिया हुआ है ऑक्सीजन से, ये भी 1 एटम आया हुआ है। अब ये 2 एटम्स और 1 एटम्स का कैसे पता लगेगा कि ये 2 एटम्स है, ये 1 एटम्स है? क्योंकि H के आगे देखिए बेस में छोटा सा 2 लिखा हुआ आया हुआ है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिले हैं और ऑक्सीजन की बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जिसकी बेस में कुछ ना लिखा हो उसकी बेस क्या होती है? 1 होती है। जिसकी पावर कुछ ना हो, x की पावर कुछ नहीं है तो x की पावर इसका मतलब है 1 है। तो O की बेस कुछ नहीं है तो O की बेस 1 होगी। 1 और 2 प्लस करेंगे तो 3 एटम्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, तो 2 और 1 3 एटम आते हैं पानी के मॉलिक्यूल के अंदर। ये NaCl और H2O का ही मैंने फार्मूला यूज़ किया क्योंकि ये 9th क्लास 10th क्लास तक एक्सेसिवली यूज़ हुआ है। 5 क्लास से शुरू हो जाता है। 5 क्लास में सोडियम के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पानी के रिलेटेड भी हैं, 6 क्लास से भी है, 7 में भी हैं, 8 में भी हैं, 9-10 में तो एक्सेसिवली यूज़ हुआ है। बच्चे NaCl को लिख देते हैं, N भी कैपिटल है, A भी कैपिटल है, C भी कैपिटल है, L भी कैपिटल है। वाई ऐसा क्यों है? N का N कैपिटल आएगा सोडियम का और A छोटा आएगा। ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिंबल 2 अल्फ़ाबेट्स को मिला के बनते हैं, जैसे कि सोडियम, तो उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और दूसरा अल्फ़ाबेट स्मॉल आता है। ऐसा, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा एलिमेंट जिसके सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि Cl आ रहा है क्लोरीन का, तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और दूसरा अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखा जाता है। जब इनको साथ करेंगे तो अब इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि Na जो है ये एक अलग एटम है और Cl जो है ये एक अलग एटम आया हुआ है, यानी कि Na एक अलग एलिमेंट है और Cl एक अलग एलिमेंट है। कैसे पता लगा कि ये 2 एटम्स हैं? बस क्योंकि Na A छोटा आया हुआ है। अगर A की जगह पे बड़ा A लिखा होता,
इसका मतलब है कि ये कोई और एलिमेंट आ गया, लेकिन कैपिटल एन और छोटा है, इसका मतलब है कि ये पूरा एक ही एटम है। और Cl जो है, देखिए सी कैपिटल है, एल छोटा है, इसका मतलब है ये पूरे का पूरा एक ही एटम का सिंबल है, क्लोरीन के एटम का। सोडियम क्लोराइड, NaCl को पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाते हैं। Na की बेस में कुछ तो लिखा हुआ, Cl की बेस में भी कुछ तो लिखा हुआ, जिसकी बेस कुछ ना हो क्या होती है बच्चों, 1। तो यहाँ पे एक एटम Na का, एक एटम Cl का आपस में मिले तो दो एटम से मिलकर क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी कि सिंबल्स दो किस्म के होते हैं, एक अल्फाबेट वाला और एक सिंबल होता है जिसमें दो अल्फाबेट आते हैं। जिसमें एक अल्फाबेट आता है उसका पहला अल्फाबेट ही कैपिटल आता है, ऑब्वियस बात है, अकेला तो पहला कैपिटल ही आएगा अकेला जो है। लेकिन जब दो अल्फाबेट्स वाले सिंबल की बात करेंगे तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल आएगा और दूसरा अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में आएगा। तो ये देखिए यहाँ से सेपरेशन भी हो रही है कि Na जो है ये एक एलिमेंट है पूरे का पूरा, और Cl एक अलहदा एलिमेंट आया हुआ है। ये Na का एक एटम अलग आया हुआ है, Cl का एक एटम अलग आया हुआ है। तो इस चीज को याद रखना कि सिंबल दो अल्फाबेट्स के अगर आ रहे होते हैं, जैसा फर्स्ट अगर लिखा हुआ आ रहा है कैपिटल H और कैपिटल I, ये 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है हाइड्रोजन आयोडाइड केमिस्ट्री में, H भी कैपिटल है, I भी कैपिटल है। इसका मतलब है कि H एक अलहदा एटम है, I एक अलहदा एटम है, एक अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं। लेकिन जहाँ पे बात करेंगे हम NaCl की, Na का n बड़ा है, A छोटा है, ये एक पूरा एक एलिमेंट आ गया दो अल्फाबेट्स को मिलके, और Cl के अंदर C कैपिटल है, L छोटा है, ये Cl को मिला के एक और एलिमेंट आ गया, एटम आ गया। तो अब आपको सिंबल्स की बात क्लियर होगी कि सिंबल्स दो तरह के होते हैं, एक सिंगल अल्फाबेट के और एक टू अल्फाबेट्स वाले। सिंगल अल्फाबेट अकेला होता है, कैपिटल में आता है, और डबल अल्फाबेट में पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल आता होता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एटम। एटम क्या होता है? देखिए आपको पहले मैं आम से एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक पकड़ा, या आपने एक पेंसिल पकड़ी, न्यू पेंसिल निकाली अपने पेंसिल बॉक्स से, आपने उसको बीच में से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब वो आधी आधी हो गई है, आप आधी पेंसिल सेट कर दें और आधी पेंसिल जो रहेगी उसको दोबारा से तोड़ें, टूट जाएगी। थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, थोड़ी ताकत ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो टूट जाएगी। आप फिर जो आधे आधे दो पीस हो गए, एक को साइड पे रख दें और जो छोटा पीस है उसको पकड़िए, फिर तोड़ें। अब टूटने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको, लेकिन आप औखे सौखे होकर तोड़ लेंगे। अब जो दो हिस्से हो गए, फिर से उसको एक हिस्से को पकड़ लें और तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया हुआ है। इसी तरह एटम की हम बात करेंगे तो एटम क्या होता है, किसी भी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की कितनी फॉर्म्स हमने पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जब हम 9th क्लास में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल सॉलिड क्या है, चाहे लिक्विड क्या है, चाहे गैस क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल विच कांट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी मींस, जो कि आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा, सबसे छोटा हिस्सा, उसको एटम कहते हैं, जो कि मजीद नहीं तोड़ा जा सकता। इस पर एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ी सी। एटम, जब आप एटम को स्टडी करेंगे तो एटम के आपको कुछ हिस्से बताए जाएंगे। एक बात तो क्लियर है कि एटम सबसे छोटा है, और जितना लिविंग थिंग्स, जितनी भी जानदार चीजें हैं, वो सारी किससे मिलकर बनी हुई हैं, सेल से। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं, आप हैं, जितनी भी जानदार चीजें हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, सारी किससे बने हुए हैं, सेल से। इस तरह जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीजें, वो सारी किससे बनी हुई हैं, एटम से। एटम्स आपस में मिल के जो हमने 118 एलिमेंट्स पढ़े हैं, यही आपस में मिल के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स ही होते हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब आपको एलिमेंट्स का, एटम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एटम्स क्या, बेसिकली किसी भी मैटर का सॉलिड, लिक्विड, गैस या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा स्टेट, जिसको आयनिक स्टेट भी कहते होते हैं, इसका सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको मजीद आसान तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता। ये मैंने आप लोगों के लिए एक सोडियम का एटम लेके उसका मैंने एक सैंपल बनाया कि आपको समझाऊं कि एटम क्या है, इसके हिस्से कौन से होते हैं, ये थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे। मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, सोडियम। ठीक हो क्या बच्चों? सोडियम, लैटिन नेम नेट्रियम, सिंबल क्या आ जाएगा इसका, कैपिटल N और A। मैंने बताया था जब एक सिंबल के दो अल्फाबेट होंगे तो पहला कैपिटल आएगा और दूसरा स्मॉल आएगा। सोडियम Na आ गया, ये आपका पहला जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये मेटल्स में से आया हुआ है। ये 9th क्लास के, तो 9th क्लास के अंदर इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, 10th क्लास से भी इसे काफ़ी कॉन्सेप्ट है। जो 9th क्लास का
केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, उसका फर्स्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड्स जो बनते थे, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल डिटेल से पढ़ाई गई है, तो उसके लिए ये बेस है। और 10th क्लास में भी जब आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ते हैं, उसमें सॉल्ट्स में बार बार सोडियम का नाम यूज़ होता है, तो इसलिए सोडियम का और क्लोरीन का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इस डायग्राम से आज काफ़ी चीज़ें क्लियर करूँगा जो कि आप लोगों को मिक्स अप हो जाती हैं बहुत ज़्यादा बार बार। अच्छा बच्चों, कोई भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं? 118। जितने भी एलिमेंट्स है हर एक का एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर अब क्या होता है? एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मैंने ये नीचे एक रफ सा एक एटम का स्केच ड्रॉ किया हुआ है, मैंने एटम ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया मैंने, ठीक है बच्चों। तो एटम का ये जो सेंटर पार्ट आ रहा है ना, जिसके अंदर मैंने P इज इक्वल टू 11 और N इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, ये देखिए इससे मैंने लाइन लगा के मेंशन किया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। अब एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11। एटॉमिक नंबर बेसिकली इक्वल होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं किसी एलिमेंट के अंदर। अब सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 11, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11 आ गया। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास बेटा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए हैं इसमें? 11। प्रोटॉन भी कितने आए हैं? 11। 11 और 11 22। ये देखिए मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे एन भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, यहाँ पे ए छोटा आना चाहिए था। आप लोगों ने इसी से ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे कैपिटल ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। अच्छा खैर, अब मैं बात कर रहा था न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? सॉरी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे, 11 न्यूट्रॉन्स होंगे। जितने भी किसी एटम के अंदर, मैंने एटम बोला, मैंने आयन नहीं बोला, मैंने मॉलिक्यूल नहीं बोला, मैंने स्पेशल नहीं बोली, मैंने रेडिकल नहीं बोला, मैंने सब बोला है किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और जितने एटॉमिक नंबर यानी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने हैं सोडियम के? 11, तो उतने ही उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। और उसके अलावा उसके गिर्द ये जो गोल गोल से दायरे आ रहे हैं, एक ये आ रहा है आपके पास, और इसके अलावा आपके पास एक ये दायरा आ रहा है गोल, और एक ये दायरा आ रहा है। इस दायरे का नाम होता है, पहले इनको दायरे को कहते हैं शेल्स। शेल्स बेसिकली ऑर्बिट्स हैं। जैसे जमीन सूरज के गिर्द अपने एक खास गोल रास्ते में घूम रही है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। चांद जमीन के गिर्द एक खास गोल रास्ते में घूम रहा है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के गिर्द खास गोल रास्तों में घूमते रहते हैं, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। जो पहला ऑर्बिट होता है उसका नाम होता है के शेल। दूसरे ऑर्बिट का नाम होता है एल शेल। तीसरे ऑर्बिट का नाम होता है एम शेल। और चौथा ऑर्बिट होता है ये एन शेल, मैंने नीचे लिखा हुआ है। जो के शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो एल शेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो एम शेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो एन शेल होता है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। आप समझ लें कि जैसे आपके स्कूल्स में बेंच होते हैं, एक बेंच होता है 2 सीटर, उस पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं। बड़े बेंच ग्राउंड से पड़े होते हैं, उस पर 8 बच्चे बैठ सकते हैं। आप किसी क्लिनिक पे जाएंगे, उससे बड़े बेंच होते हैं, उस पर 18 लोग बैठ सकते हैं। और सिनेमा में जाएंगे तो पूरी पूरी रो पे एक एक साइज का बड़ा बड़ा बेंच लगा होता है, जिसपे डिफरेंट सोफा सेट होते हैं, उससे 32 लोग बैठ सकते हैं। तो एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरे ऑर्बिट में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी बात हो रही है सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब है कि इसके पहले ऑर्बिट में आ जाएंगे 2, दूसरे में आ जाएंगे 8, तीसरे में कितने आ सकते हैं एम के अंदर? 18। लेकिन सोडियम के तो पीछे बच गया एक ओनली, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा वो इसके एम शेल में आ जाएगा। दोबारा सुने, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 होंगे और न्यूट्रॉन भी 11 होंगे। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 11 होंगे और ये भी 11 होंगे। और जितने प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं, उतने ही किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। 11 में से 2 पहले शेल में आते हैं, क्योंकि पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को जगह देना है, अकोमोडेट करना है। तो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
दूसरे शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकता है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके। और जो तीसरा शेल होता है एम, उसके अंदर जगह होती है कितनी, 18 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वहां पे कितने आपके आ जाएंगे आपके, लेकिन सोडियम को तो रह गए 2 यहाँ पे आ गए, 8 यहाँ पे, एक रह गए बाकी, तो एक आ जाएगा आपको यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। आपके यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, 2 और 8 10, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके पूरे हो जाते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आपस में प्लस करते हैं तो वो उसका एटॉमिक मास या मास नंबर बन जाता है। कितने प्रोटॉन थे 11, कितने न्यूट्रॉन थे 11, 11 एंड 11 12, इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक मास 12 है। atomic number is equal to number of protons and atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons। क्लियर हो गया बेटा, आगे चलते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि सोडियम को मैंने बताया एटॉमिक नंबर 11। अब आप लोग अपनी कोशिश करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्लोरीन का एटम लें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन का जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 17, न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे 17। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 2 और 8 10, बाकी कितने बच गए 7। तो एम में कितनी जगह होती है टोटल 18, इसमें से यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे डाल देने हैं। 9-10 क्लास तक आप लोगों के सिलेबस में फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाए गए हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एटम के शेल में एडजस्ट करने के जो अमल होता है कि के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, इस अमल को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। अब इसके अंदर मजीद सब शेल्स भी होते हैं एस पी डी एंड एफ, वो मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं इसके अंदर। इससे पहले आके मिक्स हो, आप लोगों का काम ही ये होमवर्क ये है आप लोगों का कि आप लोगों ने क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, आप लोगों ने सेम ऐसा चार्ट बनाया। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे CHLORINE, क्लोरीन, ब्रैकेट में आ जाएगा Cl, C कैपिटल L छोटा, क्योंकि सिंबल का जब 2 अल्फाबेट्स वाला सिंबल हो उससे पहला कैपिटल आता है और दूसरा स्मॉल आता है। Cl लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन Cl इज इक्वल टू 17, atomic mass number of neutrons plus number of protons, atomic mass of chlorine is equal to 17 plus 17। यहाँ पे आप इसका atomic mass सीखेंगे। न्यूक्लियस ऐसा बताएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 की जगह पे 17 आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स 11 की जगह पे 17 आ जाएंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, बाकी बच गए 17 में से 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके एम शेल में यहाँ पे ऐसे आप लोगों ने बना देने हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जब ट्यूसडे को आना है अकेडमी तो आप लोगों ने ये काम करके लेके आना है, और जितने भी ऑनलाइन दोस्त से काम सीख रहे हैं वो भी खुद घर बैठे प्रैक्टिस करें और अपने बड़े बहन भाइयों को दिखाएं या मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको नंबर दे दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, दोबारा बता दें, या अपना काम दिखा के चेक करवा सकते हैं कि आप लोगों ने ठीक किया या नहीं किया। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो कि केमिस्ट्री पढ़े हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनके साथ शेयर करें। और बच्चों को आसानी से याद करने का तरीका यही होता है, मैं अपने उस्ताज़ा अकराम से खिताब कर रहा हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, कि बच्चों को पिक्चर्स, वीडियोस और स्लाइड्स बना के याद करें ताकि बच्चे इसको कभी भी ना भूलें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। बाकी जो कंप्यूटर के कोर्सेज हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, तो उनको भी मिस ना करें, वो भी फ्री हैं। 5वीं 6वीं के बच्चे मेरी अकेडमी के बच्चे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और वो बहुत अच्छे लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, उन्होंने सीख लिया है। तकरीबन 2 मंथ्स हो गए हैं। आप लोगों के लिए मैंने कैनवा के लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं। आज लेक्चर कैनवा का करेंगे, थंबनेल वगैरह बनाने का। उसके बाद 2 या 3 लेक्चर के बाद कोल्ड्रा स्टार्ट हो जाना है, जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो बाकी 5-6 क्लास के एसेस भी अपलोड किए हुए हैं, कायदे आज़म का और इल्लामा इकबाल का। 10th क्लास की समरीज, द रेन और ट्राई अगेन वो भी अपलोड की हुई हैं, और भी डाटा इंशाल्लाह आता रहेगा। ये एक बेसिक लेक्चर था जो कि 3 क्लास से लेके 10th क्लास तक के हर बच्चे को पता होना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि हर बच्चे को नहीं पता, वो केमिस्ट्री को अभी भी रटा लगाते हैं। तो कोशिश करें इसको समझें और प्रैक्टिस करें। क्लोरीन 17 की प्रैक्टिस करें और मुझे सेंड करें, और जो मेरी अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए लेक्चर बनाया वो मुझे आके सबमिट हुए। फिर नई वीडियो में मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।